हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं विकांशु तोमर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, मैंने आपकी सीरीज स्टार्ट की हुई थी हिंदी की, लेकिन वो बीच में ही रोकनी पड़ी। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज का ये स्पेशल सेशन जो मैं लेकर के आया हूँ, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ में आजकल सबसे ज़्यादा जो फेमस न्यूज़ है वो चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध का माहौल क्रिएट हुआ पड़ा है उसके लिए। ठीक है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या है वो युद्ध का कारण जिसकी वजह से ऐसी स्थिति बनी कि यूक्रेन और रशिया के बीच में ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई कि जिसके बिना युद्ध के बिना जिसको टालना लगभग नामुमकिन सा हो गया। तो आइए जानते हैं, पहले जानते हैं कि इसके बारे में आखिरकार ऐसी कौन सी वे पृष्ठभूमि थी जिसकी वजह से युद्ध जैसी कंडीशन आई है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने की बेसिक सा मैप लिया हुआ है वर्ल्ड का। ठीक है, तो इसमें जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, दुनिया में जो रशिया है वो अगर हम भूखंड के मामले में देखें या भूभाग के मामले में देखें तो ये लगभग सबसे बड़ा देश है। लेकिन इस बड़े देश की अगर हम आज से लगभग कई वर्ष पहले तुलना करें, आज से 100 वर्ष पहले या 50 वर्ष पहले अगर हम तुलना करें तो ये और भी बड़ा हुआ करता था। ठीक है, तो ये और भी बड़ा हुआ करता था और उस टाइम पे इसका नाम क्या था? यूएसएसआर। ठीक है, क्या नाम हुआ करता था भैया इसका? यूएसएसआर, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती थी? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। ठीक है, यूनियन यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। लेकिन जानते हैं क्या ये पहले से ही यूएसएसआर था? नहीं। ये देखें, हमने देखा है कि जब दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे जब दुनिया क्या कर रही थी, दुनिया एक दूसरे के साथ में लगभग दो गुटों में बट चुकी थी, जिसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र थे। ठीक है, तो उसी टाइम पे क्या हुआ, देखिए जो प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चला था। 1918 तक चला था। देखिए उस टाइम पे क्या होता था, जो हमारा रशिया है उस समय पे यहाँ पर एक शासक हुआ करते थे जिनका वंश क्या था? जिनका वंश था जार। ठीक है, या वहां पर उन शासकों को क्या बोला जाता था? जार। और वहां पर क्या चलता था? जार शाही शासन चलता था। ठीक है, क्या चलता था भैया? जार शाही वहां पर शासन चलता था। ठीक है, जार शाही शासन चलता था। और इसी जार शाही शासन के उस समय शासक कौन थे? जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, कौन थे? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय उस टाइम पे इस रशिया के शासक हुआ करते थे और ये लगभग टाइम पीरियड चला है क्या? 1970। ठीक है, जिस टाइम पे कौन है यहाँ पर शासक? जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ, इसी रशिया में होती है क्या? रूसी क्रांति। ठीक है, क्या होती है भैया? रूसी क्रांति। और ये रूसी क्रांति जो है ये वर्ल्ड में इतनी फेमस है कि इसने कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के मजदूरों का एक संगठन तैयार कर दिया था। ठीक है, तो रूसी क्रांति होती है या रशियन रिवोल्ट होता है। ठीक है, 1917 में। और इसी रूसी क्रांति का जो नेतृत्व करता थे, इसी क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम क्या था? लेनिन। ठीक है, लेनिन। और जो ये लेनिन थे इनकी पार्टी थी या इनका जो दल था वो कौन सा था भैया? बोल्शेविक दल। बोल्शेविक दल था इन्हीं का। ठीक है, और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? लेनिन कर रहे थे। और इसी लेनिन ने क्या करा, इस जारशाही शासन को जड़ से उखाड़ फेंक दिया और रूस में एक सरकार का गठन किया जिसको क्या बोला गया? साम्यवादी सरकार या समाजवादी सरकार। ठीक है, क्या बोला गया? समाजवादी सरकार। समाजवादी सरकार का गठन किया किसने? रशिया में। किसने? लेनिन ने। ठीक है, लेनिन ने क्या किया? समाजवादी सरकार का इसमें गठन कर लिया। और इस गठन के बाद
देखिए 1917 में क्रांति हुई है और 1922 आते आते जो आसपास के जो छोटे मोटे राष्ट्र थे उन्होंने क्या करा, एक गुट बना लिया और उसी गुट को मिलाकर क्या बन गया, यूएसएसआर बना। ठीक है, इस यूएसएसआर में लगभग 15 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे भैया, लगभग इसमें 15 देश शामिल थे अगर हम आज के टाइम पीरियड से देखें। ठीक है, तो लगभग 15 देश इसमें शामिल थे। जानते हैं इन्हीं 15 देशों के बारे में अभी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि कैसे कैसे यूएसएसआर का जन्म हुआ है। ठीक है, और कैसे अब ये यहाँ से बिखरता हुआ नजर आ रहा है अगर हम अपनी वर्तमान स्थिति को देखें। ठीक है, तो यूएसएसआर अब ये स्थिति जो थी 1922 से लेकर के ये लगभग चल रही थी। ठीक है, ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 1922 के बाद कुछ स्थितियां ऐसी पैदा हुई 1991 ईस्वी आते आते। ठीक है, 1991 आते आते कुछ स्थितियां ऐसी पैदा हुई कि इस यूएसएसआर का क्या हो गया भैया, विखंडन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बट गया या इसका विखंडन हो गया। और इसका विखंडन आज के कितने देशों में हो गया, 15 देशों में इसका विखंडन हो गया। ठीक है, कितने देशों में भैया इसका विखंडन हो गया, तो आज के टाइम पर अगर हम देखें तो 15 देशों में इसका विखंडन हो गया। तो देखते हैं इस मैप के जरिए, जो मैंने एक रफली मैप बनाया। ठीक है, तो वे 15 देश कौन कौन से थे। ठीक है, तो ये रशिया है। ठीक है, ये रशिया है। जानते हैं इसके बारे में कि कैसे कैसे। तो सबसे पहला जो राष्ट्र बना वो कौन सा बना, रूस बना। देखिए जो ये जमीनी बंटवारा हुआ इसमें उस रूस के टाइम, मतलब ये बंटवारे के टाइम पर भी लगभग 70% एरिया जो हमारी जमीन का था वो रूस के ही भाग में रह गया। लेकिन जो बाकी का 30% एरिया था वो ये बाकी के 14 राष्ट्रों में बट गया। ठीक है, वो बाकी के इन 14 राष्ट्रों में बट गया। और ये 14 राष्ट्र कौन कौन से हैं इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर इधर की साइड से चलते हैं तो सबसे ऊपर क्या आता है, एस्टोनिया। ठीक है, क्या आता है भैया, एस्टोनिया। एस्टोनिया, एस्टोनिया नंबर 2। इसी के जस्ट नीचे कौन आता है, लातविया। ठीक है, या लाटविया भी इसको बोलते हैं, लातविया या लाटविया। ठीक है, इसके नीचे आता है लिथुआनिया। ठीक है, कौन आता है भैया, लिथुआनिया। लिथुआनिया। ठीक है, लिथुआनिया। इसी लिथुआनिया से नीचे क्या आता है भैया, बेलारूस। क्या आता है, बेलारूस। और बेलारूस के बाद में इसी बाउंड्री में कौन सा आता है, जिस पर आज के टाइम में ये विवाद की जड़ बना हुआ है, जिसका नाम क्या है, यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन। और इस यूक्रेन के जस्ट नीचे छोटा सा भूखंड है जिसका नाम क्या है, मोल्डोवा। ठीक है, जिसका नाम क्या है भैया, मोल्डोवा या मालडोवा भी इसको बोलते हैं। इसके बाद में जो ये वाली एरिया है इसमें एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है, जॉर्जिया। जॉर्जिया, जॉर्जिया। और यही छोटे छोटे 2 देश और आ जाते हैं जो कौन कौन से हैं, आर्मेनिया। आर्मेनिया और दूसरा कौन सा है, अजरबैजान। आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, अब इससे नीचे हम जब इस वाली एरिया को देखते हैं लगभग भारत से ऊपर वाली, तो यहाँ पर एक थोड़ा बड़ा सा देश नजर आता है जो क्या है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। इस कजाकिस्तान के ठीक नीचे है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसी के पास में पड़ता है एक देश जिसका नाम क्या है, किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। और यहां पर आ जाता है क्या, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये रशिया 15। तो ये 15 देशों में बट गई किसकी भूमि, इस यूएसएसआर की। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। इसकी भूमि बट गई 1991 में कितने राष्ट्रों में, 15 राष्ट्रों में। अब एक चीज बताइए, कोई भी देश हो, कोई भी देश हो, उसके लिए सर्वप्रथम क्या है, अपने देश की सुरक्षा करना। तो आज के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में एक विवाद बना हुआ है।
ठीक है। और वो विवाद किस चीज का है? वो विवाद उन देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ही है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि रशिया ने जो है हमला किया है यूक्रेन के ऊपर, तो उसका भी कारण ये है क्योंकि रशिया चाहता है कि आने वाले टाइम पर उसे किसी एक ऐसे विशाल देश या ऐसे विशाल निकाय से सामना ना करना पड़े या किन्हीं देशों के समूह से सामना ना करना पड़े कि जिससे उसकी अर्थव्यवस्था या उसके सैन्य संगठन या उसके देश की सिक्योरिटी को नुकसान हो। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या है इसका मेन रीजन जिसकी वजह से रूस ने क्या किया है इसको, ठीक है, जिसकी वजह से रूस ने क्या किया है आक्रमण कर दिया है किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर, ठीक है। तो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जो ये वाली एरिया है हमारी, यहाँ पर ये हमारी यूरोपीय कंट्रीज है, ये यूरोपीय कंट्रीज है और इसी यूरोपीय कंट्रीज में, ठीक है, इसी यूरोपीय कंट्रीज में आता है हमारा क्या, इसी यूरोपीय कंट्रीज के अंतर्गत, यूरोपीय देशों के अंतर्गत कौन सा आता है हमारा? यूक्रेन। अब इसके पीछे भी विवाद है। देखिए कोई भी देश हो, जो यूक्रेन है वो पैदा कहाँ से हुआ है? यूएसएसआर से ही हुआ है, ठीक है। कोई भी देश हो, जिस देश से वो जो भूखंड जहाँ से टूटा हो, वो ये नहीं चाहेगा कि मेरा ये जो एक साथी था ये किसी और यूनियन में शामिल हो जाए या किसी और समूह में ये शामिल हो जाए, ठीक है। तो कोई भी देश ये नहीं चाहेगा। तो ऐसा ही हुआ 2014 में। 2014 में क्या हुआ? 2014 में जो जनता के जनमत से हुआ, ठीक है, वहां पर एक कह सकते हैं वहां पर जो प्रेसिडेंट थे उनकी सरकार को गिराने तक की कोशिश कर दी गई 2014 में। और जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने जनता के दबाव में आकर यूक्रेन को किस में शामिल कर दिया? यूरोपीय देशों में शामिल कर दिया। ये यूरोपीय यूनियन भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यूरोपीय यूनियन में शामिल कर दिया। अब यूरोपीय यूनियन का मतलब क्या है कि यूक्रेन अब किसका अभिन्न अंग बन गया? यूरोपीय देशों का, ठीक है। अब अगर रशिया अपनी सिक्योरिटी के लिए देखें तो यहाँ पर क्या पड़ता है? ब्लैक सी या काला सागर जिसको बोलते हैं। और इसी यूक्रेन के नीचे एक छोटा सा एरिया पड़ता है वो जो क्या है, एक आइलैंड है या एक द्वीप है जिसका नाम क्या था? क्रीमिया, ठीक है, जिसका नाम क्या था? क्रीमिया। क्रीमिया इसी 2014 में रूस ने क्या किया? इसके विरोध के लिए जब यूक्रेन यूरोपीय संघ में शामिल हुआ, ठीक है, तो 2014 में रूस ने क्या किया? इस क्रीमिया पर अटैक करके इसको अपने अंडर ले लिया। अब इसमें क्या हुआ? जैसे अमेरिका जैसे देश थे, इन्होंने क्या करा कि रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जिससे उसकी इकोनॉमी डाउन हो जाए, ठीक है। तो एक हम समूह पढ़ते हैं जिसका नाम क्या था? G8, जो कि वर्तमान में अब G7 रह चुका है, ठीक है। तो आइए जानते हैं थोड़ा इसके बारे में क्या था G8। देखिए जो ये G8 है, ये G8 ऐसे 8 देशों का समूह था जिनकी जीडीपी या जिनकी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा बूस्ट है या बहुत बड़ी है, ठीक है। इन G8 देशों में कौन कौन से आते हैं? इन G8 देशों में आता है, पहला आता है यूएसए अमेरिका, दूसरा आता है कनाडा, ठीक है, तीसरा आता है फ्रांस, नंबर 4 इटली, रूस, जर्मनी और जापान। 1 2 3 4 5 6 7। जापान और कौन सा रह गया? चाइना है ना इसमें, आई थिंक चाइना, फ्रांस, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, इटली, हाँ सॉरी ब्रिटेन, ठीक है। क्या रह गया? ब्रिटेन, यूके, चाइना नहीं है, ठीक है। तो जिनकी जीडीपी बहुत ज्यादा बड़ी है उन G8 देशों के कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, रूस, जर्मनी, जापान एंड ब्रिटेन। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर अटैक करके क्रीमिया को अपने अंडर ले लिया जो कि यूक्रेन का ही भाग था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? क्रीमिया पर अटैक करने से रूस की जो सिक्योरिटी बन गई वो इस काला सागर की तरफ से यूक्रेन पर इधर से भी अटैक कर सकता है,
ठीक है, इधर से भी अटैक कर सकता है, और इधर बेलारूस जो कि इसी की सेना इसी में पड़ी रही हुई है, तो इधर से भी अटैक कर सकता है। तो इसीलिए इस समय यूक्रेन जो है बीच में दला जा चुका है, ठीक है। तो वो उस पर क्या है, तीनों चारों तरफ से अटैक हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब क्रीमिया पर रूस का कब्जा हुआ तो 2014 में इसी पार्ट से रूस को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, ठीक है। इस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और बाकी के कितने सदस्य देश रह गए, ये 7 सदस्य देश रह गए, जिनसे क्या बना, G7 बन गया, ठीक है। तो ये तो कहानी थी 2014 की, ये तो कहानी थी क्या भैया, 2014 की। अब बात करते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है, जो कि युद्ध हो रहा है, ठीक है। क्रीमिया पे ऑलरेडी 2014 से किसका अधिकार है, रशिया का अधिकार है ही, ठीक है। क्रीमिया पे रशिया का अधिकार है ही। अब एक चीज आती है जिसका नाम क्या है, नाटो। ये है मेन वजह, ये है मेन वजह जो क्या है, लड़ाई का बीज है, ठीक है, जो कि युद्ध का बीज है। देखिए नाटो जो है, नाटो की स्थापना की गई थी 1949 में, और उस टाइम पर इसमें 12 कैंडिडेट्स थे, ठीक है, 12 सदस्य देश थे, या 12 कंट्री इसमें शामिल थी। लेकिन वर्तमान में आते आते इसमें 30 कंट्री है, 30 देश इसमें शामिल हैं। और 30 देश शामिल हैं तो इसमें क्या हुआ, एक तो रसिया की और यूक्रेन की बिगड़ी पड़ी है, किस बात पर, यूरोपीय यूनियन में शामिल होने पर। और भाई साहब ने अभी आकर के क्या कर दिया, यूक्रेन ने क्या बोला कि हम तो जी कहाँ शामिल होना चाहते हैं, नाटो में शामिल होना चाहते हैं। तो 2017 में क्या बोला यूक्रेन ने, यूक्रेन ने बोला 2017 में कि हमें नाटो की सदस्यता चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए भाई, नाटो की सदस्यता चाहिए, किसने बोला, यूक्रेन ने बोला, ठीक है। लेकिन रशिया ने इस पर दबाव बनाया, रशिया ने इस पर दबाव बनाया कि देखिए भाई साहब, अगर देखिए नाटो का एक आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 5 है। आर्टिकल नंबर 5 क्या बोलता है नाटो का, आर्टिकल नंबर 5 बोल रहा है कि अगर दुनिया, देखिए नाटो की कंट्रीज कितनी है, 30 है, कि अगर इन 30 देशों में से दुनिया का कोई और अलग देश इन 30 में से किसी एक कंट्री पर भी अटैक करता है, तो उसके बदले ये 30 के 30 देश क्या होंगे, एकजुट मिलकर उसका सामना करेंगे, या ये 30 के 30 मिलकर उस पर अटैक कर देंगे। तो देखिए जब यूक्रेन इस नाटो का सदस्य बन जाएगा, अब यहाँ देखिए, यहाँ से तो बाउंड्री किसकी लगी हुई है, रशिया की लगी हुई है। लेकिन अमेरिका, इस नाटो का हिस्सा कौन है, अमेरिका भी है, ठीक है, यूएसए भी है, कनाडा भी है, और ये यूरोपीय देश है, ठीक है। लेकिन जब ये 30 देश यहाँ पर आकर इस बॉर्डर पर रशिया के जब यहाँ पर तैनात हो जाएंगे, तो क्या इस देश की सिक्योरिटी के लिए चिंता की बात होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये मेन वजह है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अब फायदा उठाया किसका, यूएनओ का, रशिया वालों ने, ठीक है। यूएनओ जो कि बनाया गया था क्या, कि युद्ध जैसी कंडीशन ना पैदा हो, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था 1945 को, ठीक है। तो यूएनओ का आर्टिकल 7 क्या बोलता है, यूएनओ का आर्टिकल 7 क्या बोलता है, यूएनओ का आर्टिकल 7 बोल रहा है कि अगर कि कोई देश दूसरे पर अटैक तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई ऐसा भूखंड जो कि किसी देश की प्रताड़ना से क्या हो चुका हो, परेशान हो चुका हो, और वहां की जनता क्या चाहती हो कि वहां पर एक अलग राष्ट्र बन जाए, कि या एक अलग देश बन जाए, तो यूक्रेन के ही यहाँ एक इस एरिया में और एक इस एरिया में, लगभग रूस के बॉर्डर वाली एरिया में ही 2 स्थान पड़ते हैं, जिनका नाम क्या है, डोनास्क और लुहास्क, ठीक है, डोनास्क और लुहांस्क, ठीक है, लुहांस्क, डोनास्क और लुहांस्क में क्या है, अधिकांश रूसी जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ पर क्या चल रहा था, विद्रोह चल रहा था जनता का, जो कि यूक्रेन को नहीं चाहते कि वो नाटो का सदस्य बन जाए, ठीक है। वो क्या चाहते हैं कि वो रशिया से ही जुड़ा रहे। तो इन्होंने क्या करा कि वहां पर विद्रोह क्रिएट हो गया। और आर्टिकल 7 क्या कहता है कि अगर कोई राष्ट्र
या कोई भूखंड नया निर्माण करना चाहे अपना, तो उस पर क्या कर सकता है, कोई दूसरा देश अपनी सैन्य शक्ति भेज करके कि उसको अलग राष्ट्र घोषित करा सकता है। ठीक है, तो रसिया ने वही किया है कि अपनी सेना को भेजकर डोनास्क और लुहांस्क में क्या कर दिया, इन दोनों को डोमिनियन स्टेट, ये कह सकते हैं सॉरी, इनको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है। ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। तो ये किसका पार्ट हुआ करते थे, यूक्रेन का पार्ट हुआ करते थे। तो इस चीज पर लड़ाई हुई किसकी, यूक्रेन की और रूस की। लेकिन मेन वजह क्या है, नाटो, कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो अमेरिका या और जितने भी नाटो के 30 के 30 सदस्य हैं वो किसके एंटी हो जाएंगे, रशिया के एंटी हो जाएंगे। जैसे मान के चलिए इस टाइम पे अगर ये नाटो का सदस्य होता तो क्या विश्व युद्ध छिड़ने में कोई छोटी मतलब कोई कमी रहेगी थी। ये 30 के 30 देश जब रशिया पर अटैक करते तो इसकी इकोनॉमिक कंडीशन गिरती या नहीं गिरती, या इसकी सेना इसको कहाँ तक कवर करती। तो मेन कारण क्या है कि यूक्रेन जो है नाटो में शामिल होना चाहता है और रशिया अपनी सिक्योरिटी के लिए ये नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। ठीक है, तो इसने क्या किया, यूएनओ का आर्टिकल 7 का फायदा उठाते हुए इनको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करके इनको बोला गया कि भाई ये तो जंग है ही नहीं, कोई युद्ध ही नहीं चल रहा, ये क्या है, स्पेशल आर्मी ऑपरेशन है, स्पेशल आर्मी ऑपरेशन चल रहा है। किसको निर्माण कराने के लिए, डोनास्क और लुहांस्क को निर्माण कराने के लिए। ठीक है, या इन दो नए देशों का निर्माण कराने के लिए क्या चल रहा है, ये स्पेशल आर्मी ऑपरेशन है, ये किसी देश को नहीं तोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये बात कही है किसने, रूस ने। तो ये था मेन विवाद कि क्यों रूस यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि यूक्रेन किसका सदस्य हो, नाटो का सदस्य हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने क्या किया है कि कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए हैं, किस पर, रूस पर, कि भाई वो अटैक ना करे किस पर। जैसे हमने 2014 में भी देखा कि जब रूस ने किस पर अटैक करके, क्रीमिया पर अटैक करके अपना अधिकार वहां पर जमा लिया, तो वहां पर क्या करा, G8 देशों से निकाल करके G7 बन गए, रूस पर वहां प्रतिबंध लगा दिया। अब इन्होंने क्या किया, एक सिस्टम होता है स्विफ्ट सिस्टम होता है, और स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है कि अगर हमें व्यापार करना है या एक देश से किसी दूसरे देश में हमें पैसा भेजना है, तो हमें कौन सा कोड यूज करना पड़ेगा, स्विफ्ट कोड यूज करना पड़ेगा उसमें, स्विफ्ट कोड। जैसे हम देखते हैं ना IFSC कोड, अगर हम अपने देश में किसी अदर बैंक के अकाउंट में कोई पेमेंट भेजते हैं तो हमें क्या बताना पड़ता है कि बैंक का IFSC कोड बताइए सर। तो हम अगर अपने देश से किसी विदेश में कोई पैसा ट्रांसफर करते हैं तो कौन सा कोड डलता है, वैसे ही वहां पर स्विफ्ट कोड डलता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि स्विफ्ट पर ही प्रतिबंध लगा दिया, किसके लिए, रूस के लिए। तो इनका व्यापार ठप होगा या नहीं होगा, तो यहाँ से क्या होगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट या आयात और निर्यात पर फर्क पड़ जाएगा, और जिससे क्या होगी, रूस की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। और यही तो अमेरिका चाहता है। ठीक है, तो अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका चाहता है कि वो हमेशा सुपर पावर बना रहे। ठीक है, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगा है तो इससे क्या होगी, रूस की इकोनॉमी डाउन होगी। अब भारत के सामने ये समस्या है कि वो साथ किसका दे, यूक्रेन का साथ दे या फिर रूस का साथ दे। तो अभी जो बैठकें चल रही हैं उसमें क्वाड की जो बैठक हुई है उसमें भी भारत तटस्थ रहा है या उसने मतदान नहीं किया। जैसे यूएनओ में 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं और भारत का उसका इस टाइम का एक पार्ट बना हुआ है। तो यूएसए ने क्या किया कि भारत पर दबाव बनाया कि भाई साहब आप एक काम कीजिए, हमारा साथ दीजिए और क्या कीजिए कि रूस के या रशिया के अगेंस्ट हो जाइए। ठीक है, लेकिन भारत और रूस के बीच में रक्षा समझौते इतने बड़े हैं कि इससे एंटी नहीं हो सकता भारत। ठीक है, जितने भी हमारे पास हथियार हैं उसकी लगभग 70% जो हमें मिलता है वो रशिया से ही तो मिलता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास टैंक हैं या जितने भी हमारे पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ठीक है, या S-400 जो हमें मिलने वाला है या जो मिल चुके हैं, ठीक है, तो वे कहाँ से मिले हैं, रशिया से ही तो मिले हैं। और अगर हमने रशिया से अगर हम एंटी हो जाते हैं तो रूस किसके साथ मिला हुआ है, चाइना। रूस, चाइना और इंडिया, ये क्या है,
आपस में मित्र हैं, लेकिन अगर इंडिया इससे एंटी हो जाता है तो चाइना और रूस आपस में एक है, तो चाइना किस पर अटैक करेगा? इंडिया पे। तो और उसका साथ कौन देगा? रूस। तो भारत ऐसा नहीं चाहेगा, ठीक है। तो उसको इस समय तटस्थ रहने में ही फायदा है, ना तो वो ज़्यादा सपोर्ट करे अमेरिका का, ठीक है, जो कि चाहता है कि यूक्रेन क्या बन जाए, नाटो का सदस्य बन जाए, क्योंकि अमेरिका और रूस पहले से ही क्या है, दुश्मन है, ठीक है। तो ये कहानी थी कि आखिरकार क्यों चल रही है ये जंग, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि रूस और यूक्रेन के बीच में ये जंग क्यों चली है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की आपको ये सारा बताने की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सभी के साथ इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।